नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। ब्रिक्स समिट में पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा, घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबला करने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम में मानवता पर हुआ आतंकवादी हमला। अगले साल भारत करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सदस्य देशों को न्योता। कहा, ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स से हैं काफी उम्मीदें। दिल्ली में आज से रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रक सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। बजट, लेखा सुधार और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेल रहे हिमाचल में आज मौसम साफ, लेकिन 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। बर्मिंघम में टीम इंडिया की 58 साल में पहली जीत, इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से होगा तीसरा टेस्ट। तो आपको बता दें कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जारी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्यवाही के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है, हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित कर दें और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित हैं। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप अपनाने का आह्वान करते हैं। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्र को संबोधित किया। सत्र का फोकस बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना रहा। पीएम ने इस बात पर चर्चा की कि तेजी से बहुध्रुवीय हो रहे विश्व में ब्रिक्स मंच को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। पीएम ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पीएम ने कहा कि सुधारित बहुपक्षवाद की मांग करते हुए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हमारी प्रणालियों में सुधार अहम है। ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और स्वस्थ क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने को कहा। पीएम ने ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे ग्लोबल साउथ के देश लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल और तकनीक में अधिक सहयोग पर जोर दिया। साथ ही साथ सुनिश्चित करने को कहा कि कोई देश इन संसाधनों का दुरुपयोग ना कर सके। एआई के जिम्मेदारी भरे प्रयोग की चर्चा करते हुए पीएम ने एआई गवर्नेंस, चिंताओं के समाधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने को समान प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई। He added that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI. 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर इस दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क की घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से उभरते हुए और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की वकालत की गई, जिनमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाया जाना भी शामिल है। साथ ही साथ नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में वैश्विक संघर्षों, सैन्य खर्चों में वृद्धि और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और सैन्य बजटों में बढ़ोतरी के उनके लिए बाधा बन रही है। उन्होंने सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। ब्रिक्स ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास जरूरी हैं और सभी देशों को समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर काम करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल दिया गया। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। नेताओं ने महिलाओं, दिव्यांगजन, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासियों और शहरों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और उन अवसरों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे मजबूत बनाया जाए। और ब्रिक्स समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेल से मुलाकात की। रियो डी जेनेरियो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई है। पीएम ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र में भी समान रूप से ये आशाजनक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चेन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरियो में मुलाकात हुई। इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और एससीओ पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरियो में मैक्सिको के विदेश मामलों के सचिव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा लेखा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन। इस कार्यक्रम में 8 उच्च स्तरीय व्यावसायिक सत्र होंगे, जिसमें बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा पुनर्गठन, सहयोगी अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। सम्मेलन में रक्षा लेखा विभाग, सिविल सेवा, शिक्षाविद, थिंक टैंक और रक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे।
और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR का काम मतदाताओं के सक्रिय सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। पहले चरण में गणना फॉर्म छपवाकर लोगों तक पहुंचाए गए। ये काम 24 जून 2025 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अगस्त 2025 को जो मसौदा मतदाता सूची जारी होगी, उसमें उन्हीं लोगों के नाम होंगे जिनके फॉर्म समय पर जमा हुए हैं। मतदाता अपने दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक कभी भी जमा कर सकते हैं। अगर किसी का दस्तावेज अधूरा है तो मसौदा सूची जारी होने के बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया में उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। अब तक लगभग 1.69 करोड़ फॉर्म जमा हुए हैं, जो 24 जून 2025 तक नामांकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं का 21.46% है। पिछले 24 घंटे में 65.32 लाख फॉर्म जमा हुए हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में अभी 19 दिन बाकी हैं। और दुनिया भर में आस्था का प्रतीक पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा जारी है। कल सुनावेश की रस्म निभाई गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को सोने के आभूषणों और वस्त्रों से सजाया गया। आज पुरी में अधरपरा की रस्म निभाई जा रही है। अभी तक लाखों श्रद्धालु इस रथ यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। भक्त वही आते हैं जिनको भगवान जी बुलाते हैं, ऐसे तो कोई आ नहीं सकता है, तो वो जिनको बुला रहे हैं वो आ रहे हैं। और मौसम भी देखिए सर कितना प्यारा है, ना धूप है, हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था करके रखी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जगन्नाथ जी का दर्शन किया है मैंने। हम लोग हर साल रथ यात्रा पर प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर प्रत्यक्ष जगन्नाथ जी है, तो जगन्नाथ जी अपने भक्तों के लिए पूरी छाया कर देते हैं, बारिश कर देते हैं जगन्नाथ जी, ताकि हमारे भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं हो। जगन्नाथ जी पूरे भक्तों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही बारिश करने लगते हैं, और जब भक्त बहुत भीगने लगते हैं तो उस बारिश को रोक देते हैं, ताकि हमारे जितने भी भक्त हैं बहुत अच्छे से दर्शन करते रहे। आखिरी उत्सव है, क्योंकि कल ही जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं श्री मंदिर को प्रवेश करेंगे, तो आज ही रथारूढ़ होकर दर्शन करने का विधि है। सबका मंगल हो, विश्व में शांति हो, भारत की प्रगति हो। और श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। इस बीच श्रद्धालुओं का 5वां जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से दर्शन के लिए रवाना हो गया है। रामबन में श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए तीर्थयात्रियों की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID कार्ड दिए जा रहे हैं। रामबन जिला सूचना विज्ञान केंद्र ने चंद्रकोट में यात्री निवास और लंगर स्थलों पर प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा संचालित कई RFID वितरण काउंटर स्थापित किए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। बालटाल से हमारी यात्रा स्टार्ट है। हमारे आईडी ऑलरेडी चंडीगढ़ से बन चुके थे। यहाँ हम लोग RFID अपनी बनवाने के लिए आए हैं और इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत अच्छी तरीके से दे आर हेल्पिंग अस एंड इसके हमारी कहीं भी लोकेशन है हम लोग उस RFID कार्ड के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। हमने अपना रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले करा लिया था और यहाँ पे आगे हम KYC से अपना RFID नया कार्ड बनवा रहे हैं, जिसकी सुविधा इस तरीके से है कि अगर हमारा व्यक्ति हमारे आसपास का कोई व्यक्ति खो जाता है या किसी असुविधा में फंस जाता है तो उसे लोकेट कर पाएंगे। और जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, भंडारे की सुविधा है, खान पान की हर तरीके की सुविधा है। यहाँ पे बहुत आसानी से हमें अपना कार्ड मिल गया। और आपको बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा का आज बलिदान दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके बलिदान दिवस पर याद किया है। एक्स पर लिखा है कि कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उनके सर्वोच्च बलिदान को हम याद करते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बेमिसाल बहादुरी और बलिदान राष्ट्र की सेवा में साहस का एक शानदार उदाहरण है। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि।
बात करें मौसम की तो पिछले कुछ दिनों से बाढ़ और बारिश झेल रहे हिमाचल प्रदेश में आज आसमान जो है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भारी बारिश से अभी छुटकारा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन अभी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ आपदा के बीच भारतीय वायुसेना ने प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार तैनात हैं, बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने नदी, नाला और भूस्खलन संभावित क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। हिमाचल में अब तक 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउड बर्स्ट और 16 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई हैं। आईएमडी ने आज बहुत भारी बारिश, तूफान और बिजली की आशंका जताई है। 8 और 9 जुलाई को भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक मॉनसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में कम से कम 78 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अनुसार इसमें से 50 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी और बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हैं, जबकि 28 मौतें जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित है। मंडी में 17 मौत, उसके बाद कांगड़ा में 11 मौत दर्ज हुई हैं। कुल्लू, चंबा और शिमला भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कैजुअलिटीज के अलावा हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा से राज्य की फसलों, घरों, गौशालाओं की क्षति के साथ ही हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हानि हुई है। मंडी में कुल 181 सड़कें बाधित हुई हैं। सिराज, करसोग, थलौट और धर्मपुर जिलों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीएमए के अनुसार 243 सड़कें अभी भी बंद हैं। 241 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। 278 जल आपूर्ति योजनाएं अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो सकी हैं। अधिकतम क्षति मंडी, कुल्लू, कांगड़ा जिलों में देखी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कल रात से कई इलाकों में हुई बारिश आज सुबह तक जारी है। इसकी वजह से उमस से काफी राहत मिल गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई एक इलाकों में कल से बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र में भी आने वाले 2 दिन तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस महीने की 11 जुलाई तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 10 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिन के दौरान कोंकण और गोवा और गुजरात क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा? उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए, बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका में ट्रंप और उनके पुराने सहयोगी एलन मस्क अब आमने सामने हैं। जी हां, ट्रंप ने मस्क के अमेरिका पार्टी के गठन को हास्यास्पद बताया है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका में हमेशा से 2 दलीय प्रणाली रही है और इस बार रिपब्लिकन पार्टी को जबरदस्त सफलता भी मिली है। ट्रंप ने कहा कि मस्क केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिस पर ट्रंप की ये ताजा प्रतिक्रिया है।
I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. और बात करें खेलों की तो बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।